हम सभी को पता है कि भारत नॉमिनल जीडीपी के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये जीडीपी होती क्या है, क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है और कौन करता है, ये सब अपन आज के टॉपिक में समझेंगे। जीडीपी से क्या पता चलता है। देखो, अपन विकास 2024 में कितना विकास हुआ और 2025 में कितना विकास हुआ, इसकी तुलना करने के लिए अपने को जीडीपी की आवश्यकता है। पाकिस्तान का कितना विकास हुआ, भारत का कितना विकास हुआ, या इन दोनों के संदर्भ में कौन ज़्यादा विकास कर रहा है, इसके लिए भी अपने को उस देश की जीडीपी के बारे में पता होना आवश्यक है। तो देखो, जीडीपी क्या काम करती है। देखो, भारत है और ये हो गया यूएसए, भारत। तो भारत का कितना विकास हो रहा है, ये किस अर्थव्यवस्था में कितनी प्रगति की जा रही है और यूएसए कितनी प्रगति कर रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो अपन जीडीपी की गणना करेंगे ना, उसका प्रारूप एक समान होना चाहिए। कि प्रारूप समान होगा तभी तो अपन दोनों देशों की तुलना कर पाएंगे। यदि मान लो कि भारत का जीडीपी की गणना करने का तरीका अलग है और यूएसए की जीडीपी गणना करने का तरीका अलग है, यानी दोनों का प्रारूप अलग अलग है, तो इन दोनों की अपन तुलना कर ही नहीं पाएंगे, यह तुलना गलत निकलेगी। तो इसके लिए तुलना एक समान हो सके, इसके लिए एक संस्था बनाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो क्या तय करेगी कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गणना करेंगे, मानकीकरण करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था का, वो एक समान प्रारूप में कर सकें। इसके लिए एक सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ? ब्रिटेन वुड अधिवेशन। कब हुआ था ये? 1944 में। ब्रिटेन वुड अधिवेशन से क्या क्या 3 संस्थाएं निकल के आई। पहली, वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था क्या काम होता है? जैसे जो बैंक वगैरह होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो ऋण वगैरह देने का काम करते हैं। तो ये वित्तीय संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दो देश, मान लो कोई भी दो देश हैं, वो आपस में व्यापार वगैरह कर रहे हैं, तो इसके पास रुपए कम हो गए, तो इसको ऋण देने का काम कौन करेगा? ये वित्तीय संस्था काम करेगी। भुगतान संतुलन के लिए आईएमएफ क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अपन व्यापार करते हैं ना, तो यदि अपने पास रुपए की कमी हो गई, अपन व्यापार नहीं कर पा रहा, अपना विदेशी मुद्रा भंडार कम है, तो आईएमएफ अपने को अल्पकालिक ऋण देता है, लेकिन वो अपनी शर्तों पे देता है ताकि अपन भुगतान को तो सुचारू रूप से चला सकें। और दूसरा काम क्या है आईएमएफ का? ये जो मानकीकरण होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी की गणनाओं का मानकीकरण होता है और जो आंकड़े निकाल के लाता है, ये आईएमएफ का कार्य होता है। दो देशों की तुलना करना वगैरह ये आईएमएफ करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालिक ऋण का प्रावधान हो गया, मानकीकरण का भी हो गया। लेकिन यदि कोई दो देश व्यापार कर रहे हैं, तो उनमें यदि तनाव की स्थिति बनेगी या उनमें कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है, तो उसके लिए तो कोई संस्था चाहिए। उसके लिए डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया। डब्ल्यूटीओ क्या करता है? विवाद का निपटारा करता है, व्यापार के संदर्भ में जो नियम होते हैं उनका निर्माण करता है। अभी अपन बात कर रहे थे कि दो देशों की तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणना का प्रारूप होना चाहिए। तो ब्रिटेन वुड अधिवेशन से ही यूएनएसए का निर्माण हुआ था। यूएनएसए संस्था क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गणना का प्रारूप होता है वो तय करती है। तो इसके लिए इसकी एक संस्था है, कौन सी? NAS, यानी नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स। ये ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणना का प्रारूप तय करती है। और इसने प्रावधान किया कि सभी देशों में अपनी एक केंद्रीय स्तर पर संस्था होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रारूप तय किया गया ना, उसके आधार पर अपनी जीडीपी की गणना करेगी। तो भारत में इसके लिए मोस्पाई का गठन किया गया। मोस्पाई के अंदर एक संस्था होती है NSO। पहले दो संस्था थी, NSSO और CSSO। इन दोनों को 2019 में एक जगह मिला दिया गया और एक ही संस्था, एकल संस्था का निर्माण कर दिया। क्या नाम है उसका? NSO, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग। ये क्या कार्य करता है? ये जीडीपी की गणना करता है। अच्छा, जीडीपी की गणना के लिए जो आंकड़े होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जीडीपी की गणना के लिए आंकड़े लेके आता है MCA 21। MCA 21 क्या है? जो भी अपन कंपनी वगैरह होती है ना, कंपनियों को एक कोड नंबर दिया जाता है उनका। जैसे अपना आधार कार्ड है और अपने आधार कार्ड में अपना पहचान का नंबर है ना, उसी प्रकार जो कंपनियां होती हैं ना, उनको भी 21 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है। उसको बोलते हैं MCA 21। एक तो
जो ये कंपनियाँ होती हैं इनके आंकड़ों से जीडीपी के आंकड़े निकालते हैं। अच्छा, इन आंकड़ों में क्या होता है? इन आंकड़ों में होता है कि उन्होंने कितना उत्पाद किया है, उनकी सेवाओं या उत्पाद के बारे में जो जितनी भी जानकारी होती है वो इसके थ्रू प्राप्त होती है। दूसरा है NSSO। NSSO भी आंकड़े एकत्रित करता है। पहले जो NSSO था उसका काम क्या था? वो आंकड़ों का मतलब जो ग्राउंड रूप से जो आंकड़े एकत्रित करता था वो NSSO करता था, और CSO उसको प्रकाशित करता था। तो आंकड़े एक तो MCA21 से आ रहा है, और NSSO के जो आंकड़े हैं ना वहाँ से आंकड़े प्राप्त कर रहा है। दूसरा, आर्थिक संगणनाओं के आंकड़े, जो सरकार द्वारा आर्थिक संगणना की जाती है उसके आंकड़े लिए जाते हैं। दूसरा, जो अलग अलग जो विभाग हुए और मंत्रालय हुए उनमें जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर आते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर, उनसे आंकड़े लिए जाते हैं। तो इन चारों पांचों आंकड़ों से आपस में इनका मिलान करके फिर जीडीपी की गणना की जाती है अंतर्राष्ट्रीय अपने राष्ट्रीय स्तर पर। तो समझ में आया ना, ये गणना कौन करता है? मोसपाई करता है। आंकड़े कहाँ से ला रहा है? MCA21, NSSO और आर्थिक संगणना, और जो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर होते हैं जो अलग अलग विभागों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वहाँ उनसे आंकड़े एकत्रित करता है। अब बात करते हैं जीडीपी की, कि जीडीपी क्या होती है। देखो, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस सकल डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्ट उत्पाद। तो इसमें क्या हुआ? एक वर्ष, कोई भी एक अपना देश हो गया, ये अपना देश हो गया, इस देश में एक वर्ष में इसकी सीमा के अंदर कुल जो वस्तु और सेवा है इसका मार्केट प्राइस क्या है? अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य कौन सा होता है? मार्केट प्राइस। अच्छा, मार्केट प्राइस ही क्यों देखेंगे? क्योंकि वही तो अंतिम रूप से उसी में कर और सब्सिडी सब शामिल होके अंतिम रूप से जो प्राइस आएगी वो मार्केट प्राइस ही होती है। तो इस कारण एक वर्ष के अंदर भौगोलिक सीमा के अंदर, ये सीमा हो गई, इसके अंदर कुल वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, भौगोलिक सीमा के अंदर क्या जो राष्ट्र की राजनीतिक सीमा है वो ही आएगी? नहीं, इसके अंदर शामिल और भी चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? यदि अपना दूतावास है दूसरे देश में, या फिर अपना जो आर्मी का कोई क्षेत्र हो गया, आर्मी का क्षेत्र हो गया, या जो अपनी हवाई जहाज़ हो गई, जो हवाई जहाज़ होती हैं वो भी भौगोलिक सीमा के अंदर ही आएगा, या दूसरा जो जलयान हो गया वो भी भौगोलिक सीमा के अंदर ही आएगा। एक बात और ध्यान रखना, जो तेल के कुएं होते हैं वो भी भौगोलिक सीमा के अंदर ही आएगा। यदि अपना तेल का कुआं किसी दूसरे देश में है ना, वो अपने भौगोलिक सीमा के अंदर ही गिना जाएगा, जीडीपी के अंदर गिना जाएगा, जीएनपी के अंदर नहीं गिना जाता। अब ये क्यों किया गया? देखो, पहले जो अमेरिका वगैरह थे तो उनके तेल के कुएं कहाँ पर है? यूएई वगैरह जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर उनके तेल के कुएं हैं। तो अपनी जीडीपी को अधिक दिखा सकें इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे देश के तेल के कुएं हैं ना उनको भी जीडीपी में शामिल करने का प्रारूप कर लिया। तो यदि भारत है, भारत का तेल का कुआं यदि कहीं पर यूएई में है, तो वो यूएई का जो तेल का कुआं के क्षेत्र में जो जितनी भी जीडीपी उसकी जो गणना की जाएंगी, उसकी जो कुल आय होगी वो भारत की जीडीपी के अंदर गिनी जाएगी, ना कि यूएई की जीडीपी के अंदर। क्षेत्र कहाँ पर है? यूएई के अंदर, लेकिन उसका गिना कहाँ जाएगा? वो भारत के अंदर। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी होती है नेशनल प्रोडक्ट। ये हो गया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी घरेलू सीमा के अंदर का। नेशनल क्या हो गया? नेशनल में कौन आएगा? नागरिक आएंगे। नागरिक कैसे? ये हो गए दो देश हो गए, ये हो गया भारत, ये हो गया यूएसए। तो भारत में इस सीमा के अंदर जितना उत्पाद हो रहा है, अंतिम वस्तु कुल वस्तु और सेवा का इस सीमा के अंदर जो उत्पाद हो रहा है वो तो हो गया जीडीपी। अब इसमें चाहे से यूएसए का नागरिक हो या फिर भारत का नागरिक हो, दोनों जो उत्पाद कर रहे हैं वो जीडीपी के अंदर गिना जाएगा। यहाँ पर जो भारतीय होते हैं वो यूएसए में होते हैं ना, यहाँ पर जो भारतीय है और यहाँ पर यूएसए का जो नागरिक है,
इनके द्वारा जो उत्पाद किया जाएगा वो यहाँ की जीडीपी के अंदर गिना जाएगा। लेकिन जब जीएनपी की बात करेंगे तो ये जो भारतीय अमेरिका में जितना रुपये कमाई कर रहा है वो यूएसए की जीएनपी में नहीं गिन के भारत की जीएनपी में गिनेंगे, क्योंकि नेशनल मतलब नागरिक द्वारा कमाया जा रहा है ना, कमाई की जा रही है। और जो भारत में जो यूएसए का व्यक्ति या संस्था जो अपनी कमाई कर रही है वो भारत की जीएनपी में नहीं गिनी जाएगी, वो गिनी जाएगी यूएसए की जीएनपी के अंदर। तो जीडीपी में और जीएनपी में क्या अंतर है? देखो, जीडीपी निवासी कोई देश में जो निवासी होता है उनके द्वारा उत्पाद होता है, लेकिन जो जीएनपी होते हैं वो नागरिकों द्वारा किया गया सेवा या उत्पाद का अंतिम मूल्य होता है। तो जीडीपी में से क्या घटा देंगे अपन? भारतीय विदेशों में जो भारत हो गए और ये यूएसए, जो भारतीय विदेशों में कमाई कर रहा था उसको अपन अपनी जीडीपी के अंदर जोड़ेंगे, और जो विदेशी भारत के अंदर कमाई कर रहा था उसको घटा देंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? विदेशों में अर्जित कुल सकल आय। यानी जो विदेशी है वो भारत में कमाई कर रहा है उसको तो अपन घटा देंगे, लेकिन जो भारतीय विदेशों में जाके जो कमाई कर रहा था उसको शामिल कर देंगे। तो जीडीपी में से जब अपन विदेशों से अर्जित कुल सकल यानी टोटल आय घटा देंगे तो अपनी जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया? नॉर्मली ये बात ध्यान रखना, जीएनपी होती है वो नागरिकों द्वारा की जाती है और जीडीपी होता है वो निवासियों द्वारा की जाती है। एनडीपी क्या हो जाएगी? जो अपनी जीडीपी थी, जीडीपी तो टोटल मूल्य हो गया, मतलब एक साल में जितना भी हो गया, जितना भी अपन वस्तु या सेवा का उत्पाद किया वो हो गया। लेकिन इसका जो अपन ने पिछले क्लास में जब बताया था कि जो स्थायी वस्तुएं होती हैं उनमें एक मूल्यह्रास भी तो होता है ना, धीरे धीरे उनमें गिरावट होती जाती है। तो अपन इसमें से जो मूल्यह्रास घटा देंगे अपनी जो जीडीपी में से, मान लो जो पिछले साल जो उत्पाद कर लिया गया था उसकी आज वैल्यू कम हो गई ना। यदि अपन ने लास्ट ईयर एक कार खरीदी थी 10 लाख की, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। तो इसकी गिरावट हो गई ना 5 लाख की। तो अब क्या उसकी प्राइस 10 लाख जोड़ेंगे? नहीं, उसकी तो 5 लाख ही जोड़ेगी ना, तो ये गिरावट हटा दी जाएगी ना। तो वही होता है, यानी ग्रोस नहीं होगा, ये नेट होगा। नेट यानी पूरा हटा दिया जाएगा। जिस प्रकार अपन जो अब पारिस्थितिकी में उत्पादकता की बात करते हैं तब अपन शोषण में की गई कुल ऊर्जा या उपयोग की गई ऊर्जा को घटा देते हैं अपन सकल उत्पादकता में से, तो अपने को नेट उत्पादकता प्राप्त होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जीडीपी में से जब अपन मूल्यह्रास को घटा देंगे तो अपने को एनडीपी प्राप्त होगी। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि मूल्यह्रास हर साल होता रहता है। अच्छा, एनएनपी क्या होगी? एनएनपी यदि अपन जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो अपने को एनएनपी प्राप्त हो जाएगी। जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो एनएनपी प्राप्त होगी। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो एनडीपी प्राप्त होगी। देखो, अब एक बात ध्यान रखना, जो एनएनपी होती है वो हमेशा जीएनपी से कम होती है। क्यों? क्योंकि मूल्यह्रास कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जीएनपी में से जब अपन मूल्यह्रास घटाएंगे तो अपने को एनएनपी प्राप्त होगी ना। एनएनपी कभी भी जीएनपी से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्यह्रास या तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्यह्रास कुछ ना कुछ तो अपने को गिरावट होगी ना, या ऋणात्मक होगी। तो ये ध्यान रखना। तो इस कारण एनएनपी जीएनपी से हमेशा कम ही होता है। अच्छा, जीडीपी अविस्फीति क्या होती है? इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा पहले कि आधार वर्ष और चालू वर्ष क्या होता है। देखो, जब जीडीपी के अपन आंकड़े होते हैं, जीडीपी के आंकड़े एक साल के अंदर निकाल जाते हैं, तो जीडीपी होती है एक साल के अंदर, है ना। तो जब अपन एक साल के जो आंकड़े लेंगे, मतलब आज के वर्ष के अनुसार ले रहे हैं, मान लो अपन निकाल रहे हैं 2025 की जीडीपी की गणना की जा रही है, तो जो कुल अंतिम मूल्य होगा यानी जो मार्केट प्राइस होगी वो 2025 की ले रहे हैं, तो ये बोलेंगे अपन चालू वर्ष की मार्केट प्राइस के अनुसार निकालना। तो इसको बोलते हैं अपन जीडीपी नॉमिनल।
और दूसरी, यदि अपन प्राइस आज की 2025 की नहीं लेके अपन ले लिए 2000, मान लो एक तय कर लिया गया कि अपन इस वर्ष की जीडीपी में जब गणना करेंगे तो इस वर्ष के मूल्य की आधार पर जीडीपी की गणना की जाएगी। तो जो पहले से तय कर लिया जाएगा ना, उसको बोलते हैं अपन आधार वर्ष के। इस आधार पे अपन मूल्य की गणना करेंगे। तो जैसे मान लो आधार वर्ष अपना 2010-11 है, तो इस पर जो मूल्य होगा ना, इस साल जो मूल्य था किसी वस्तु का, उसके आधार पे जब गणना करेंगे तो उसको जीडीपी वास्तविक बोलेंगे, रियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी नॉमिनल होती है, यानी जीडीपी जो चालू वर्ष होगी, उसमें तो अपन मुद्रास्फीति तो शामिल है ना, हर साल जो महंगाई बढ़ती जा रही है वो भी शामिल है। लेकिन जो आधार वर्ष के अनुसार होगी, तो यानी आज के कल लास्ट ईयर जो महंगाई थी वो इसमें शामिल नहीं होगी ना। इसमें तो कौन सा आंकड़ा शामिल होगा कि 2010 और 2011 में जो मूल्य था किसी वस्तु का वो शामिल होगा। तो इसका क्या परिणाम है, मतलब अपन जीडीपी आधार वर्ष ही क्यों लेते हैं, हर साल नई क्यों नहीं लेते? देखो, हर साल नई लेंगे तो अपन वास्तविक अपनी उत्पादकता कितनी हो रही है वो पता नहीं चलेगा ना। कैसे? यदि मान लो 2025 में जीडीपी, अब मैं नॉमिनल का यूज कर रहा हूँ, नॉमिनल का मतलब समझ ना, चालू वर्ष में, यानी जो 2025 जीडीपी 2025 के आंकड़ों के अनुसार निकाल रहे हैं, तो ये क्या अनुसार हो गया, नॉमिनल हो गया। इसके अनुसार अपनी जीडीपी का मूल्य आ गया 200। और मान लो जीडीपी 2026, अगले साल की जब अपन मूल्य निकाल रहे हैं तो उस साल मान लो महंगाई बढ़ गई है, तो इसकी महंगाई बढ़ के कोई भी पहले वस्तु की कीमत थी 200, अब वस्तु की कीमत हो गई है 400। लास्ट ईयर टोटल वस्तु थी 2, और इस साल भी मान लो टोटल वस्तु 2 हुई है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 800 और यहाँ पर 400। तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलेंगे कि अपनी जो जीडीपी थी एक साल में 2 गुनी हो गई है। नहीं, 2 गुनी तो मुद्रास्फीति हुई है, ना कि जो अपना वास्तविक विकास किया है ना वो 2 गुना हुआ है। क्योंकि प्रोडक्ट तो अपना पिछले साल भी 2 ही था और इस साल भी 2 ही है, तो अपना ये वास्तविक नहीं दिखाया ना अपने। इसके अनुसार देखिए तो अपनी जीडीपी कितनी बढ़ गई, 400 बढ़ गई है, 400 बढ़ गई है ना। लेकिन अपना जो उत्पाद था वो तो 0 रहा ना, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा, जितना लास्ट ईयर था उतने ही इस साल है। तो उत्पाद नहीं बढ़ा, केवल मुद्रास्फीति बढ़ी है। इस कारण जो नॉमिनल होते हैं ना, नॉमिनल जो जीडीपी होती है वो वास्तविक उत्पादकता को नहीं दिखाती। अब वहीं पर यदि अपन जीडीपी 2011 के अनुसार देखते, जीडीपी 2000 आधार वर्ष के अनुसार 2000 मान लो 10-11 के अनुसार देखते, तो 2010 और 11 में किसी वस्तु की कीमत थी 1000, और इसके अनुसार अपन देख रहे हैं 2025 की जीडीपी है ना, तो मूल्य तो अपन 2010 का लेंगे। 2010 का मूल्य 2010-11 का मूल्य कितना था, ये हो गया मूल्य अपना, ये मान लो 100 रुपये मूल्य था किसी वस्तु का। और उस साल, इस साल 2025 में अपन ने कितनी वस्तुओं की उत्पादकता की है, 2 की है। अब देखते हैं 2026 में मूल्य वही 2011 का रहेगा, और बात करें अपन 2026 की, तो मूल्य तो 2011 का रहेगा, तो वो सेम ही रहेगा ना। 2025 में मूल्य सेम था, 2026 में वो मूल्य सेम रहेगा, क्योंकि अपन 2011 के अनुसार देख रहे हैं, तो इसका मूल्य भी 100। लेकिन अब की बार उत्पादकता अपन ने इस साल 3 कर ली है, तो 3 कर ली है, तो अपन अब की बार जीडीपी कितनी हो गई, 300 रुपये की टोटल जीडीपी हो गई, और 2025 की जीडीपी 200 की। तो ये अपने को दिखाई ना कि हाँ मूल्य तो समान रहा, यानी मूल्य तो अपरिवर्तित है। तो ये वास्तविक वृद्धि को दिखा रहा है कि एक साल में अपन ने एक उत्पाद की वृद्धि कर ली, और अपन ने पहले 2 लिया था, तो इस बार भी 2 ले लेते हैं। तो देखते हो, तो यहाँ पर मूल्य कितना आएगा, 200। तो ये वास्तविकता दिखा रहा है ना कि अब की बार 2025 में भी अपनी जीडीपी 200 थी, और 2026 में भी अपनी जीडीपी 200 है, यानी अपनी वृद्धि दर 0 है, अपन ने कोई वृद्धि नहीं किया। और सेम यदि अपन चालू वर्ष के अनुसार निकालते, जब अपन ने नॉमिनल वर्ष के अनुसार निकाले, तो अपनी जीडीपी दुगनी हो गई है, जो कि झूठ दिखा रहा था, है ना। तो इसी कारण जीडीपी में आधार वर्ष का लिया जाता है, ताकि अपन वास्तविक उत्पादन की वृद्धि को देख सकें। समझ आए ना, वास्तविक उत्पादन की वृद्धि आधार वर्ष से कैसे पता चलती है। तो जब अपन अंतर देखेंगे, जो अपना अंतर होगा, जीडीपी 2025 में कितना आया था अपनी, जब नॉमिनल के अनुसार देखे थे, तो अपनी जीडीपी आई थी मान लो 200 आई थी।
लेकिन जब अपन वास्तविक कीमत के आधार पर देख रहे हैं तो जीडीपी अपनी 100 है। यानी ये केवल देखो जीडीपी नॉमिनल, यानी अपन नॉमिनल में 2000 आंकड़े किसके देखेंगे, 2025 के देख रहे हैं, और जीडीपी 2025 की जीडीपी है, ध्यान रखना 2025 की जीडीपी। इसमें आंकड़े कब के देखेंगे, 2011 10-11 के देखेंगे। तो इसमें किसी वस्तु की मूल्य कितना था, 100 रुपये उसका मूल्य था, और अपने पास एक वस्तु का उत्पाद है। सेम वही देखेंगे, वस्तु कितनी है अपने पास, एक है, लेकिन अब की बार उसका मूल्य 200 रुपये हो गया, तो अपनी जीडीपी कितनी आई, 200 आई। और जीडीपी जो अपनी जीडीपी वास्तविक है वो कितनी आएगी, 100 है ना, बराबर 100, और ये बराबर 200। तो अपन इसको इस आंकड़े में रखते हैं, है ना। तो अपनी जीडीपी सांकेतिक कितनी है, यानी चालू वर्ष के अनुसार 200, और जीडीपी वास्तविक कितनी है, यानी आधार वर्ष के अनुसार 100। जब इनका भाग देंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, आंकड़ा ये 2 गुना प्राप्त हुआ, है ना। तो ये 2 गुना क्या दिखा रहा है, ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि अपनी उत्पादकता तो मतलब जो वस्तु है वो तो सेम है, लेकिन जो अपनी मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी मुद्रास्फीति हो रही है, वो दुगनी हो गई है ना। देखो अपनी उत्पादकता तो समान है, उत्पादकता तो समान है, लेकिन जो मूल्य में जो वृद्धि हो गई है ना वो दुगनी हो गई ना। तो जीडीपी सांकेतिक अपन जीडीपी वास्तविक, इसको बोलते हैं जीडीपी अविस्फीति। ये क्या दिखाती है, ये मुद्रास्फीति में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। मान यदि 1 से अधिक आएगा देखो यदि समान रहता है यहाँ पर, यदि इसका मूल्य भी नहीं बढ़ता और यहाँ पर मान लो कीमत 100 रुपये रहती, तो कितना मान आता, 100.1 आता। लेकिन जैसे अब कीमत में वृद्धि हो रही है, 1 से जितना भी अधिक आएगा, 1 से मान लो 110 आ गया, तो भी 1 से अधिक मान भी बढ़ेगा ना, तो 110/100, तो मान कितना होगा, 1.1। तो 1 से अधिक वृद्धि करने पर ये क्या दिखाएगा कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, यानी महंगाई में वृद्धि हुई है। अब समझ में है ना कि जीडीपी आधार वर्ष की और जीडीपी सांकेतिक यानी चालू वर्ष की अपन तुलना क्यों करते हैं, ताकि अपने को मुद्रास्फीति के बारे में पता चल सके। और जीडीपी आधार वर्ष की तुलना क्यों की जाती है, ताकि अपने को वास्तविक उत्पादन में कितनी वृद्धि हो रही है उसका पता चल सके। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो फिर भी मुझे बोल देना, मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा। अच्छा, जीडीपी क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है, कि जीडीपी क्रय शक्ति क्षमता नाम में ही दिखाई दे रहा है कि अपनी जो जीडीपी होती है उसकी क्षमता कितनी है, कोई चीज़ को खरीदने की क्षमता कितनी है ना। क्रय शक्ति वही तो होती है ना कि क्रय करने की क्षमता कितनी होती है। अब इसको किस किस आधार पर देख सकते हैं, बाजार के आधार पे। अपन देखते हैं ना जब तुलना करते हैं बाजार कीमत के आधार में, जैसे डॉलर के आधार पर तुलना करते हैं। अभी जो अपनी रुपये का कितना हो गया डॉलर की तुलना में, 91 रुपये हो गए ना, कि $1 के बदले में अपन 91 रुपये ले सकते हैं। ये बाजार के आधार पर ही होता है ना, कि जैसे जैसे डॉलर यदि महंगा हो गया, 2 चीज़ें, ये तो हो गया डॉलर, ये हो गया अपना रुपये। प्रेजेंट प्राइस क्या है इसकी, $1 बराबर 91 रुपये अभी, है ना। आई थिंक 91 ही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 90 से अधिक हो गया था, तो 91 है। तो ये मतलब डॉलर महंगा हो रहा है। अभी मान लो अपनी कीमत हो गई $1 के बदले अपनी 100 रुपये, यानी डॉलर की महंगाई बढ़ती जा रही है और अपना मूल्य ह्रास होता जा रहा है। ये किस आधार पे होगा, ये बाजार के आधार पे। कैसे, कि डॉलर की यदि मांग, आपको पता है कि मांग का सिद्धांत क्या होता है, मांग बढ़ेगी तो कीमत में भी वृद्धि होती है। तो मांग और कीमत समानुपाती होती है। तो डॉलर की जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी, कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो उसकी तुलना में अपना रुपये गिरता जाएगा। तो ये होता है बाजार के आधार पर विनिमय दर, यानी बाजार में खुला छोड़ दिया जाता है, फिर देखते हैं जिसकी जितनी ज़्यादा मांग होगी वो उतना महंगा हो जाएगा और दूसरा उसकी तुलना में कमज़ोर होता जाएगा। तो बाजार के आधार में क्या क्या होता है, समझ में आया। बाजार के आधार में कैसे निकालते हैं, डॉलर के सापेक्ष जो स्थानीय मुद्रा की बाजार कीमत कितनी है, इसको क्या मांग के आपूर्ति सिद्धांत के आधार पर निकालता है ना। अभी समझ में आया था। अब दूसरा देखते हैं, क्रय शक्ति क्षमता दूसरा किस आधार पर देख सकते हैं, पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल के अनुसार अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे है। अभी मैंने शुरू में बताया था कि नॉमिनल जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है, लेकिन पीपीपी
के मामले में यानी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे है, यूएसए, चीन, भारत। और ये पीपीपी कौन निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक है ना, उसके द्वारा निकाली जाती है। क्रय शक्ति क्षमता, इसमें क्या करते हैं कि कुछ भी अपन जो जैसे वस्तुओं का बास्केट ले लेंगे, जैसे वस्तु ले लिए 10 प्रकार की कोई भी वस्तु ले लिए, इनकी कीमत भारत में कितनी है, इनकी कीमत यूएसए में कितनी है। अपन इसमें ये नहीं देख रहे कि डॉलर और रुपए की तुलना नहीं करें, अपन देख रहे हैं कि कितने डॉलर में ये 10 वस्तु खरीद सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा? उस देश की महंगाई के बारे में पता चल जाएगा ना। और जैसे भारत में कितने रुपए में ये अपन खरीद पा रहे हैं, या भारत में कितने डॉलर में ये खरीद पा रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे महंगाई का पता चल जाएगा, किस देश में कितनी महंगाई है। कि जैसे भारत यूएसए में कोई चीज़ है, ये 10 वस्तुओं वाली जो बास्केट है निश्चित कर दी गई हैं, ये 10 वस्तुएं ये $2 में खरीद पा रहे हैं, और वहीं भारत में ये $1 में खरीद पा रहे हैं। तो मतलब यूएसए के अंदर महंगाई अधिक है। बात समझ में आई? तो इससे क्या पता चलता है? महंगाई अधिक है तो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनका जीवन स्तर पता चलेगा ना। अधिक महंगा है तो उनका जीवन स्तर तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होगा। तो ये जो पीपीपी मॉडल होता है वो क्यों निकालते हैं? ताकि जीवन स्तर के गुणात्मक जो परिवर्तन होता है उसके बारे में अपने को पता चल सके, क्योंकि महंगाई का पता चलता है इससे। और इसमें वस्तु और सेवाओं का कुछ निश्चित बास्केट ले लेते हैं ताकि तुलना करने में आसानी रहे। बास्केट क्यों लेते हैं? ताकि अमेरिका, यूएसए या किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तुलना करेंगे तो उसका अपन तुलना आसानी से कर पाएँ, क्योंकि समान रहेंगी तभी तो तुलना कर पाएंगे। सब देश अपने अनुसार अलग अलग चेंज कर लिए तो फिर तुलना कैसे कर पाएंगे? तुलना में तो विसंगति हो जाएगी ना, इस कारण। तो और तीसरा कौन सा है क्रय शक्ति क्षमता के बारे में पता करने का? बिग मैक सूचकांक। ये बिग मैक सूचकांक क्या है? ये मैकडोनाल्ड का जो बड़ा बर्गर होता है ना, उसके आधार पर उसकी कीमत किस देश में कितनी है। मैकडोनाल्ड का बड़ा बर्गर कैसे, इसको कैसे निकालेंगे? मान लो आटा है, इसके चाहिए क्या क्या? मान लो आटा चाहिए, श्रम चाहिए, और इसमें कितनी बाकी जितनी पूंजी की लागत कितनी आई, अब ये तीनों मिला के देख लेगा वो हर देश में। जैसे वो अपन तुलना करें भारत की, ये हो गया अपना यूएसए। भारत में आटा मिला है यदि इसको 10 रुपये का, यूएसए में मिला है इसको आटा 5 रुपये का। श्रम यहाँ पर लगा, भारत में मिल गया इसको 5 रुपये में और अमेरिका में मिल गया 10 रुपये में। पूंजी यहाँ पर भारत में जो कच्चा माल वगैरह आदि जो जितने बाकी जो पूंजी खर्च करनी पड़ी वो मान लो 10 रुपये थी, और यहाँ पर वो मान लो 5 रुपये। तो टोटल जो मैकडोनाल्ड का बर्गर हो गया, ये सारा मिला के कितने का बर्गर पड़ा? 10 से 10 20 से 5 25 का बर्गर पड़ा। और अमेरिका में ये बर्गर कितने का पड़ा? 10 से 10 से 20 का। तो डायरेक्ट कुछ और किसी चीज़ की तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो केवल क्या करना पड़ा कि अपन देख लिए कि जो मैकडोनाल्ड का जो बड़ा बर्गर है उसकी कीमत कितनी है। इसकी तो 20 रुपये कीमत है और यहाँ पर भारत में 25 रुपये कीमत है, यानी भारत में महंगाई अधिक है इससे। और अच्छा, मैकडोनाल्ड का बड़ा बर्गर क्यों लिया गया? ताकि मैकडोनाल्ड ने क्या पहले पूरे विश्व में सभी जगह इसकी संस्थाएं हैं, तो किसी अर्थशास्त्र ने बोला कि अपन अलग अलग जगह तुलना करने के चक्कर में अपन सीधा तौर पे ये देख सकते हैं कि जो मैकडोनाल्ड का बर्गर है वो किसी देश में कितने का पड़ रहा है। उसी से अपने को पता चल जाएगा कि उस देश में महंगाई तुलनात्मक रूप से है या नहीं है। भारत में 10 रुपये का पड़ रहा है, पाकिस्तान में 20 रुपये का पड़ रहा है, यानी भारत की तुलना में पाकिस्तान में 2 गुना महंगाई है। यदि अमेरिका में 5 रुपये में पड़ रहा है, भारत में 10 रुपये में पड़ रहा है, तो अमेरिका की तुलना में भारत में महंगाई 2 गुनी है। तो ये है मैकडोनाल्ड का बड़ा बर्गर का सिद्धांत। क्रय शक्ति क्षमता 3 आधार पर निकाल सकते हैं। कौन सा? डॉलर के सापेक्ष स्थानीय मुद्रा कितनी कीमत है, इसमें मांग सिद्धांत काम करता है। दूसरा, पीपीपी मॉडल के आधार पे, यानी कोई बास्केट निश्चित कर लेंगे और वो कितने में अपन खरीद पा रहे हैं, उससे अपने को महंगाई वगैरह का पता चल जाएगा। और जो जीडीपी है अपनी, उसकी क्षमता के बारे में पता चल जाएगा। बिग मैक सूचकांक, इसमें जो मैकडोनाल्ड का बड़ा बर्गर होता है उसकी कीमत के आधार पर देखते हैं। तो ये जीडीपी की क्रय शक्ति क्षमता का पता चलता है इससे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे संभावित जीडीपी क्या होती है, ग्रीन जीडीपी क्या होती है, उत्पादन कर सहायकी और उत्पाद कर सहायकी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। और 2015 में भारत सरकार ने अपनी जो जीडीपी और जीवी की गणना होती है उसमें बदलाव कर दिया गया था।
तो वो क्या किया था वो देखेंगे। आधार मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, यानी बाजार मूल्य मार्केट प्राइस क्या होती है। सभी जीडीपी की जो गणनाएं होती हैं या तो आधार मूल्य पर की जाएंगी या बाजार मूल्य पर की जाएंगी। और जो जीडीपी की जो अपन गणना करते हैं वो किस तरह से की जाती है, कौन कौन सी विधि है, मूल्यवर्धित विधि कौन सी है, आय विधि कौन सी है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय।